नमस्कार, गुल्लक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। क्या आज उत्तराखंड के लोगों को खुश होना चाहिए कि उनकी बहुप्रतीक्षित मांग कैबिनेट से मंजूर हो गई है? क्या सख्त भू कानून उत्तराखंड को मिल गया है? क्या यह लागू हो गया है? और क्या ये, क्योंकि सदन आहूत है, तो अगले 6 महीने तक क्या ये कानून ऑर्डिनेंस के रूप में लागू माना जाएगा, या अगले सत्र में ये पेश होगा सदन में, तब पास होगा, तब लागू होगा, या फिर ये एज इट इज इसी सत्र का समय बढ़ा के इसी बार टेबल हो जाएगा? बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है। ये कानून कितना प्रभावी है? क्या इसमें कुछ लूप होल्स हैं? क्या कुछ छेद हैं? इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए गजेंद्र रावत, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक समीक्षक हमारे साथ हैं। गजेंद्र भाई, क्या मैं आपको बधाई दे दूं कि आपकी उत्तराखंड के लोगों की लगातार जो आंदोलन चल रहा था, सख्त भू कानून की मांग पूरी हो गई है? मेरा मानना है कि उसमें एक पहल जरूर हुई है। और जिस प्रकार से हम लोग तमाम प्रदेश के लोग लंबे समय से सड़कों पे थे और इस बात को महसूस किया जा रहा था कि भाई इस प्रदेश को जमीनों को बचाने के लिए, इस प्रदेश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस प्रदेश को बाहरी लोगों से बचाने के लिए एक सख्त भू कानून की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जो आज कैबिनेट में जो फैसला आया है उस दिशा में एक बड़ा कदम आज माना जा सकता है। और जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान जो फैसले लिए गए थे उनको भी एक प्रकार से जो है ठंडे बस्ते में डालने की बात है। तो मुझे लगता है कि वो पॉलिटिकल माइलेज के साथ साथ इस बात को भी जो ये वर्तमान सरकार है ये बताने की कोशिश करेगी कि जो अब फैसला होने जा रहा है वो ज्यादा बड़ा है। इस कैबिनेट की बैठक में अभी तक हालांकि इसका एजेंडा सरकार की ओर से बाहर नहीं आया है, लेकिन जो मोटी मोटी बात छनकर आई है कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर जो बाकी जितने भी जिले हैं उन जिलों में जो जो बाकी हमारे 11 जिले हैं वहां पर आपको कृषि भूमि और उद्यान की जो भूमि है कोई आउटसाइडर उसको खरीद नहीं सकता। तो जो तात्कालिक रूप से जो मुझे लगता है कि इससे कुछ फायदा तो प्रदेश के लोगों को निश्चित रूप से होने जा रहा है, लेकिन ये असल बात तब निकल कर आएगी जब कल सुबह या कल किसी टाइम पे जो ये सरकार है, डबल इंजन की सरकार, ये इसको विधानसभा के पटल पर रखेगी। उसके बाद वो जो है इसमें डिस्कस होगा और चूंकि इनका पूर्ण बहुमत है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, तो इसलिए अगर कोई विपक्ष के लोग इसमें कोई इफेंट बट की बात भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार जो है इनकी बात सुनेगी। क्योंकि हमने कल भी देखा कि जो कांग्रेस के लोग हैं जिनके लिए मित्र विपक्ष कहा जाता है वो तो सिर्फ हाउस को की समयावधि बढ़ाने के लिए ही जो है वहां एक डिमांड काजी निजामुद्दीन और के माध्यम से रखी गई थी जिसको तुरंत नकारा गया। और बड़ी बात यह थी कि जो लीडर अपोजिशन है उनको अपनी बात तक रखने नहीं दिया गया। ये और बड़ी बात है कि जिनको शैडो सीएम कहा जाता है, तो ये माना जाता है कि भाई जितने अधिकार किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के हाउस में अब अपनी बात रखने को लेकर हैं उतने ही नेता प्रतिपक्ष के हैं, इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया गया। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी जिस अंदाज में ये सरकार भू कानून लेकर आएगी, जो बात कल हाउस के में आएगी, तो बहुत ज्यादा इफ एंड बट उसमें होगा नहीं। और जो सरकार चाहेगी ऑलमोस्ट मैं लगता है कि सरकार अपनी बात मनवाने में और अपने अनुसार जैसे भी उसकी व्याख्या करनी चाह रही है और उसको पास करने में सफल हो जाएगी। मैं दो बातें समझना चाह रहा हूं आपसे। एक तो ये कि जब सत्र आहूत हो या सत्र गतिमान हो, ऐसे में सदन का प्रथम अधिकार होता है कि सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय पहले टेबल हो। लेकिन यह खबर चाहे सीएम साहब के ट्वीट से बाहर आई और उसके बाद ऑफिशियली अनऑफिशियली मीडिया में भी आ गई। कुछ बिंदुओं का जिक्र आपने किया, कुछ बिंदु हम तक भी पहुंचे, और ये लंबे समय से प्रैक्टिस में आ गया उत्तराखंड में कि सत्र आहूत होता है तो अनऑफिशियल ब्रीफिंग होती है, ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं होती, अनऑफिशियली सूचना आ जाती है कि ये बिंदु लागू हो गए। अब दो विषय बचते हैं, या तो सरकार इसको ऑर्डिनेंस के जरिए इसे लागू मान ले, क्या कैबिनेट ने आज इसे लागू कर दिया है, मंजूरी के साथ साथ ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और सदन को सूचना देगी। दूसरा विषय यह है कि क्योंकि सदन आहूत है तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सदन को टेबल अब तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुबह यह निर्णय हो गया था, सदन का पहला अधिकार था। अगर आज उसे नहीं किया है तो क्या इस सत्र में चर्चा के लिए, क्योंकि अभिभाषण पर चर्चा, अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, ये औपचारिकता है, एक जो शायद आज होनी थी
अभी सत्र गतिमान अभी चल रहा है, अभी प्रीपेड मीटर पर बड़ा हंगामा चल रहा है, तो शायद उसके बाद हो, कब तक हो। दूसरा विषय यह है कि क्या बजट आना है, बजट को पास होना है, तो क्या सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी अगर अभी पास करना है, या फिर इसे ऑर्डिनेंस के जरिए लागू मान लिया जाएगा और तब इंतजार किया जाएगा कि अगले 6 महीने के भीतर सत्र में लाया जाए, जो सत्र अगला हो। मेरा मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा, बल्कि सरकार उसको, आपको ध्यान होगा पिछली बार जब ये यूसीसी लेकर आए थे, तो यूसीसी लाने के दिन भी कांग्रेस के लोग बहुत शोर शराबा मचा रहे थे, बहुत हंगामा कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत जल्दीबाजी हो रही, कुछ हो रहा है। लेकिन जो सरकार है, सरकार ने विपक्ष की बात नहीं सुनी। वहां पर उस दिन जो भुवन कापड़ी ने बहुत सारी बातें रखी, यशपाल आर्य कह रहे थे, जो और भी इनके विधायक 2-4 बातें उन्होंने रखी, और उन्होंने कहा कि हमें यूसीसी का जो आप लेकर आए ड्राफ्ट, इसको पढ़ने का समय दीजिए। तो सिर्फ जो है 1 दिन का टाइम उनको दिया गया और अगले दिन उसको टेबल कर गया और बाकायदा पास करवाया गया और बहुत जल्दी वो राज्यपाल के यहाँ भी चले गए। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो ऑर्डिनेंस की, तो मतलब ऑर्डिनेंस आना ये खराब व्यवस्था तब मानी जाती है कि क्या सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार कोई जल्दीबाजी में है, और ऑर्डिनेंस लाने वाली सरकार अच्छी सरकार नहीं मानी जाती है। जब आपके पास प्रचंड बहुमत है और कांग्रेसियों की हालत इतनी खराब है कि वो अपने मुद्दों पर भी नहीं लड़ पा रहे हैं, वहीं उनमें कई फाड़ हो रखे हैं, कई बिखराव है, वो दल बदल जैसे गंभीर मुद्दे पर कांग्रेस के 20 में से एक भी विधायक कोई कुछ नहीं बोल पा रहा, सबके मुंह पे ताले लगे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार को कोई दिक्कत आएगी, और सरकार अगर कल भी इसको टेबल कर देगी तो कल शाम तक इसको जो है पास भी करा देगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उनके पास जो है फाइनली होता क्या है कि जिस प्रकार से सदन चल रहा है, आपने देखा कि भाई मैंने कल जो उदाहरण वो यशपाल आर्य वाला बता रहा था कि यशपाल आर्य को बोलने नहीं दिया, और यशपाल आर्य कह रहे हैं कि यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर यशपाल आर्य के अंदर दम होता तो यशपाल आर्य वहीं बैठ जाते और निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष को उनकी बात सुननी पड़ती। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि यशपाल आर्य बहुत ज्यादा बोल नहीं पाए। बोल इसलिए नहीं पाए कि इसी जो वर्तमान में धामी सरकार चल रही है, इससे पहली सरकार में धामी के जो है कैबिनेट मंत्री थे, उनसे पहले वो तीरथ सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री थे, उससे पहले वो जो है त्रिवेंद्र रावत के कैबिनेट मंत्री थे। तो आपकी आवाज में दमखम नहीं रहता है, आप इतनी बुरी तरह मैनेज हो गए हैं, या आपकी जो 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 क्षमताएं थी काम करने की, उसमें भी सवालिया निशान है। तो मेरा मानना है कि कल भी उनको नहीं सुना गया, और इससे पहले कई बार हो चुका है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वहीं से कह रहे कि यशपाल जी आप बैठिए नीचे, और वो चुपचाप से नीचे बैठ जा रहे हैं। तो इसलिए जो कल ये अगर भू कानून वाला विषय आता भी है, मुझे नहीं लगता कोई कांग्रेस या कोई किसी व्यक्ति में इतना दम है कि इसको रुकवाएंगे या कुछ कहीं प्रवर समिति में जाने की कोई स्थिति होगी। नहीं, पर ये स्पेशल प्रिविलेज होता है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सदन में रहे, और विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं पूर्व में यशपाल आर्य, तो इस बात का ख्याल एक अध्यक्ष को, माननीय पीठ को कैसे रखें, क्या रखें, ये उनकी अपनी व्यवस्था है। पर इस गरिमा का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये गरिमा टूटती है तो कभी कोई सदन में, कोई पक्ष में, कभी कौन किस चेयर पे, ये पता नहीं सदन के भीतर। लेकिन इसको जरा निकालने की कोशिश करते हैं। पहले इस पे आते हैं, इसके बाद उस पर चलते हैं सदन पे। ये जो प्रावधान आज जो बाहर आए हैं मीडिया के जरिए या जिस भी जरिए से, जिस भी माध्यम से बाहर आए हैं, इसमें ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में सख्त भू कानून मंजूर हुआ है। अब ये किस रूप में हुआ है, क्या इसे टेबल करना है विधेयक के रूप में, ये अभी बाहर नहीं आया है, इसलिए ये अनक्लियर है। टेबल होगा, हाँ टेबल होगा। आपका जो सूत्र बता रहे हैं, तो ये टेबल होगा। वो प्रेमचंद अग्रवाल जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा है, जो प्रेमचंद अग्रवाल है, उनका बयान आया है कि हम इसको टेबल करेंगे। वो कब करेंगे ये उन्होंने बताया, लेकिन इससे टेबल होना तय है। चलिए, ये टेबल होना तय है। अब इसमें ये कहा गया है कि 2018 के सभी प्रावधान निरस्त, त्रिवेंद्र के राज के जमाने के सारे प्रावधान जो हुए थे, जो चेंज हुए थे, सारे निरस्त हो गए। बाहरी व्यक्तियों की भूमि खरीद पर प्रतिबंध, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद पाएंगे। मतलब कृषि भूमि और उद्यानिकी की जो भूमि चिन्हित है, जो नक्शा खसरा खतौनी में है, उनकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती। अब जो मेजर तरीके से जो बड़े नगर निगम बनाए गए, इस कानून के आने से पहले नगर निगमों का विस्तार हुआ, विस्तारों के साथ साथ जो नए नगर पंचायतें, नगर पालिकाएं बनाई गई, उसकी जो जमीनें हैं, प्लस जो बाकी भूमि है उसमें तो छेद है। और जो 2 जिले हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जिसको इसलिए शामिल किया गया था उत्तराखंड में कि यह कृषि उत्पादित क्षेत्र है, यहां से उत्तराखंड उत्पादन करेगा, उत्पादन करता है, वहां तो आज भी वहां तो खुली छूट है इसमें।
तो क्या ये आने के बाद भी क्या उत्तराखंड के लोगों को जश्न मनाना चाहिए कि हमारी जमीन बच जाएगी, या इसमें बड़े छेद अभी छोड़ दिए गए हैं? दरअसल क्या है कि यहाँ सरकार का मकसद भू कानून के साथ साथ यहाँ की एक जो ये कहा कि पहाड़ की जो उद्यान और कृषि वाली जो जमीन है, दो तो बचाने को लेकर ये जो पहल है, ये आप समझ सकते हैं कि काफी हद तक इसमें कोई अंकुश लगेगा। जैसे कि जिस टिहरी शहर में आप बैठे हुए हैं, उसके आसपास के सारे गांवों की जमीन बाहर के लोगों ने खरीद ली है। उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा कि कोई बाहर का व्यक्ति उसको खरीद नहीं पाएगा। और उससे निश्चित रूप से आपके जो नीचे के बोराड़ी से लेकर जो कुट्ठा और नीचे बीपुरम वाली जो बेल्ट आप पकड़ ले रहे हैं, उस क्षेत्र में अब कम से कम जो व्यक्ति हमारे अपने गांव के लोग जो वहां नहीं भी रह रहे हैं, वो अगर 10-20 साल बाद भी आएंगे तो उस जमीन पर वो अपने उनके जो पुरखों ने जमीन छोड़ी उन पर उन्हीं का अधिकार होगा। बाहर का आदमी उसको खरीद नहीं पाएगा, उससे उनको फायदा होगा। और जैसे वो सामने प्रतापनगर वाली बेल्ट भी है, उसमें आपने देखा कि लंबे समय से बहुत तेजी से खरीद फरोख्त होती है। उधर रजाखेत से लेके उधारकोट और वो मदन नेगी से लेके पूरा रेगा वाली जो बेल्ट है, पूरा ये जो आपका डोबरा चाटी वाली जो सराउंडिंग एरिया है, इसको लोगों ने पिछले कुछ समय से जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत बेहतर माना है। तो एक तो इस पर रोक लगी कि ये बेहतर हुआ है, ऐसा नहीं। हम निश्चित रूप से जो नगर पालिका क्षेत्र है वो तो सभी जगह छोड़े गए हैं, लेकिन जो अभी तक भी जो कृषि भूमि थी उनकी, वो इससे बच जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। जो दूसरी बात आपने कहा कि हरिद्वार उधम सिंह नगर को जो छोड़ने का विषय है, तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जो कृषि योग्य जो भूमि है, जो उद्यान वाली भूमि है, और उसको फ्री इसलिए भी किया गया कि ये दो या कुछ पार्ट दे रहा था उनको भी उसमें, कि जहां पर तिवारी सरकार के दौरान बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगाई गई, वो एक बड़ा क्षेत्र सिडकुल में कन्वर्ट किया गया। और आज की तारीख में भी इस स्टेट में जो रेवेन्यू आ रहा है, जो पहले टैक्स के माध्यम से अब जीएसटी के माध्यम से आ रहा है, तो वो उसके बड़े रिसोर्सेज हैं। तो हो सकता है कि जो सरकार की जो पॉलिसी थी, कुछ दिन पहले उन्होंने एक इन्वेस्टर समिट लेकर आए, उन्होंने कहा कि भाई हम एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जो इन्वेस्टर यहाँ से भागेगा नहीं, बल्कि जो आपकी फैक्ट्री दूसरे राज्यों में लगी है, आप एक एक जो इकाइयां आप यहाँ लगाएंगे। तो मेरे को अनुभव ये कहता है कि जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को जो छोड़ने का जो पहलू हुआ, वो उसमें जरूर ये बात होगी कि भाई कल के दिन जो कोई और उद्योग आपने यहाँ लगाने हैं। और अभी पिछले साल जब यहाँ इन्वेस्टर समिट हुआ था, प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री आए, तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, एमओयूज जो किए गए हैं। उन एमओयूज में इनका कहना है कि जो 70,000 करोड़ रुपए के आसपास के जो है अब ग्राउंडिंग भी हो गई है। तो हो सकता है कि ये जो विषय छोड़ा गया होगा हरिद्वार उधम सिंह नगर का, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री वाला तो आपका टिहरी में जाके तो लगाएगा नहीं, ना नैनीताल पौड़ी जाके कहीं लगाएगा। उसको तो यहाँ पर ऐसी जगह चाहिए जहाँ वो ट्रेन से आए, हवाई जहाज से आए और अपना जो है उद्योग अपना स्थापित कर सके। तो इसलिए मेरे को लगता है कि जो इंडस्ट्रियल जोन एक बना है, उसके आसपास के लिए ही शायद ही जो है ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ा गया है। सिडकुल 1, सिडकुल 2, सिडकुल 3 की जमीनें जब सरकार अधिग्रहित करती है या लेती है, उस जिस रेट्स पे लेती है, जो उस समय के प्रचलित रेट हैं, तो वो तो सरकार के खाते में चली जाती है। उसके बाद सरकार अलॉट करती है। अब इंडस्ट्री को सरकार किराए के रूप में अलॉट करे या परमानेंटली दे, पर चूंकि उसका लैंड यूज ऑलरेडी चेंज हो जाता है, जब सरकार उसे सिडकुल के रूप में ले लेती है, तो वहां की जो कृषि भूमि है, जब सरकार को लेनी हो तो सरकार सिडकुल 3, सिडकुल 4, सिडकुल 5, तो कोई दिक्कत नहीं, तो राज्य सरकार लेगी, फिर राज्य सरकार वहां इंडस्ट्री के लिए जमीन देगी। तो ऐसे में उस पूरे एरिया को, और क्योंकि अधिकांश लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा देहरादून में बहुत कम जगह बची है, डोईवाला पालिका बन गई है, बड़ी पालिका है, देहरादून नगर निगम इतना बड़ा हो गया, फिर उसका आगे सहसपुर पंचायत है, उसके आगे विकास नगर पंचायत है। तो बहुत कम एरिया देहरादून में ग्रामीण भूमि का बचा है, जो मैदानी क्षेत्रों में है, बाकी बिक चुकी हैं, प्लॉटिंग हो चुकी है। तो देहरादून शब्द को और देहरादून के मैदानी को हो सकता ना जोड़ा हो, बट ये बहुत बड़ा क्षेत्र छोड़ दिया गया है, क्योंकि सरकार उसको तब भी कर सकती थी। सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं सिडकुल 4, सिडकुल 5, सिडकुल 6 बनाने में, वो तो बाहरी लोगों पर प्रतिबंध की बात है। उत्तराखंड की सरकार पर थोड़ी है प्रतिबंध, या उत्तराखंड के लोगों पर नहीं है प्रतिबंध। वो दरअसल क्या है कि जो इन्होंने एक नया विषय चलाया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो 2018 में जो कानून लेकर आए थे, उसको भी नल एंड वाइट कर दिया गया है। उस कानून की गंभीरता ये थी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो इन्वेस्टर समिट किए थे उस दौरान, जो पहली बार उत्तराखंड में हुआ था, तो उस इन्वेस्टर समिट के दौरान भी जब लोगों को लाया गया था और बहुत सारे लोगों को जमीनें दी गई, तो उसमें एक पैमाना बनाया गया था कि भाई हमने जो है गुल्लक चैनल को जो है 100 बीघा जमीन दी है, और गुल्लक चैनल के साथ में ये एमओयू तय है
कि आपको 3 साल के भीतर जिस प्रयोजन के लिए आपने जमीन ली है वो उद्योग आपको वहां एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और उसमें ये नियम था कि अगर आप 3 साल के भीतर वहां पर वो इंडस्ट्री नहीं लगाते हैं तो वो जमीन सरकार में नीत हो जाएगी। यानी कि जो जमीन आपको दी गई, जो आपने खरीदी है, जिस प्रयोजन के लिए खरीदी है, आपने 3 साल में इंडस्ट्री नहीं लगाई तो वो जमीन सरकार में नीत हो जाएगी। अब क्या हुआ उसके बाद कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार चलते चलते बीच में कोरोना आ गया। उन्होंने बताया साहब कोरोना के कारण इंडस्ट्रियलिस्ट आए नहीं, उन लोगों ने जो जमीन खरीदी उनका टाइम हो गया खत्म, और वो जमीन जो हजारों करोड़ रुपए की जमीन थी वो सरकार में नीत होनी थी। लेकिन उसके बाद जब वो बदल गए मुख्यमंत्री, तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने उस नियम में एक छोटा सा बदलाव किया, और उस बदलाव को छोटा तो इस अंदाज में कि सरकार के लिहाज से छोटा था, लेकिन उन्होंने वो जो नीत करने वाला जो विषय था उस क्लॉज को वहां से हटा दिया। क्योंकि उद्योगपतियों ने यह बताया, इनको बताया कि भाई हमने जमीनें तो ले ली, खरीद ली, सब कुछ ले लिया, लेकिन 2 साल जो हमारे जो अहम सवाल थे शुरुआत के वो चले गए कोरोना में। तो कोरोना में जाने के कारण हम इंडस्ट्री वहां लगा नहीं पाए, तो सरकार ने उनको छूट दी। उसके बाद चूंकि एक बड़ा शोर हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ये सरकार जो है उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, ये तो उद्योगपतियों के लिए बनी हुई है, इनको तो ये जमीन निहित कर देनी चाहिए थी। बहुत सारी बातें उसमें आई। हालांकि वो क्लॉज ज्यादा बेहतर मैं मानता हूं कि भाई कोई भी यहाँ चूंकि उदाहरण है बहुत सारे टीवी चैनलों के जो मीडिया हाउसेस हैं उन लोगों को तिवारी सरकार में फ्री में जमीन दी गई, 1-1 रुपए लीज पे जमीन दी गई, और ये कहा गया कि भाई आप यहाँ पर जो अपना टीवी चैनल का दफ्तर खोलो। उन्होंने कहा हमें अखबार के लिए फैक्ट्री लगानी है, किसी ने कहा टीवी चैनल का मुख्यालय खोलेगा, यह सब हुआ। लेकिन उन लोगों ने वो जो जमीन ली थी सरकार से वहां पर प्लॉटिंग कर दी, किसी ने वहां पर जो है होटल खोल दिया, किसी ने वहां पर कोई दूसरा काम खोल दिया, किसी ने तीसरा खोल दिया। तो जिस प्रयोजन के लिए जमीन ली थी वो आपने उस प्रयोजन में काम नहीं किया। तो निश्चित रूप से हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की जो मंशा थी उस दिन उनका रहा होगा कि भाई कल के दिन जो उत्तराखंड की जमीन है ये ऐसी लूटनी नहीं चाहिए, और अगर कोई उद्योगपति ऐसा करता है तो सरकार में नियत हो जाएगी। अब ये सरकार जो आज नई बात लेकर आई है, जो नए भू कानून की बात आज सामने आ रही है, इन्होंने कहा कि वो सब नल एंड वाइड हो गया है। अब अगर वो नल एंड वाइड हो गया तो अब जो आपके एमओयूज हैं, जो पिछले साल वाले धामी सरकार में जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें भी वही नियम लागू था। इसका मतलब आपने अब उन लोगों से भी वो व्यवस्था खत्म कर दी कि अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे, कोई गाड़ी बनाने का कारखाना खुलेगा, जो भी नहीं खुलेगा, तो वो सरकार में निहित करने वाला विषय खत्म हो गया। अब वो आपने एक तरह से फ्री हैंड कर दिया। 40,000 करोड़ रुपए के एमओयूज जो बताए जा रहे हैं कि आपके सिर्फ स्कूलों के साथ में हो रखे हैं। वो जिस अब व्यक्ति ने स्कूल के लिए कहा जमीन ये ली, भी जा रहा है, आज ये भी कहा जा रहा है कि इस नियम में कहा, इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये टेबल नहीं हुआ है, ऑन पेपर्स ये ऑफिशियली बाहर आ नहीं सकता, इसलिए हर शब्द की गारंटी हम नहीं दे सकते। लेकिन ये कि यदि किसी व्यक्ति ने नियमों के खिलाफ जमीन का उपयोग किया तो वह जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। अब इट मीन्स चाहे वो धामी सरकार के जमाने की बात हो, चाहे वो त्रिवेंद्र सरकार के जमाने की बात हो, फिर तो ये तमाम जमीनें निहित करनी पड़ेंगी। इसमें एक बड़ा समस्या है राजीव भाई। हुआ क्या कि जब हम लोगों ने सड़कों पर जो है हमारे प्रदेश के बड़ी संख्या में लोगों ने, जो ये बेरोजगार संघ वाले लड़के भी हैं, ये मूल निवास भू कानून वाले भी हैं, और तमाम हमारे लोग, उसमें हमने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग पार्टी पॉलिटिक्स से भी बाहर होकर आए। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जिस दिन देहरादून में परेड ग्राउंड में हम लोग एकत्रित हुए थे और बड़ी संख्या में एक बड़ा हुजूम था कि भाई मूल निवास और भू कानून को लेकर लड़ाई है। उस दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग भी वहां पार्टिसिपेट करने आए, सभी दलों के लोग आए, और उस दिन जो भाजपा के विधायक विनोद चमोली हैं, ये भाजपा कार्यक्रम में थे, और उनका बयान आया कि भले मैं शरीर से जो भाजपा कार्यक्रम में हूं, लेकिन मेरी आत्मा आज उन आंदोलनकारियों के साथ में खड़ी है। वो लोग जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो सही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस दौर में हमने देखा कि वो जो एक वेव खड़ी हुई थी कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये सब किया जाना चाहिए। और उस दिन भी यही बात थी कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार आपने देखा कि दाएं बाएं से दूसरे बगल के स्टेट से लोग यहाँ आकर जो है 40 गज 50 गज जमीन खरीदी उसने, उसके बाद उसने वहां घर बनाया, उसने आपसे लिखवा दिया कि वो राजीव रावत के घर में 15 साल से किराएदार है, उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बन गया, उसके बेटे को जो मेडिकल पढ़ाई में जो है वो कैपेबल हो गया, उसके लिए इंजीनियरिंग के लिए जाने के लिए हो गया, नौकरियों के उसके रास्ते खुल गया। और चूंकि मूल निवास की व्यवस्था ही खत्म कर दी है, तो वो जो व्यक्ति आया है यहाँ पर 40-50 गज में, या जो 15-20 लाख लोग जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए,
बिंदाल नदी पे, रिस्पना नदी पे, जो तमाम सराउंडिंग से एरिया है, जो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून का बहुत बड़ा चंक है। 20-22-25 लाख ऐसे लोग हैं, उनके राइट्स पे वही अस्थायी निवास वाले हो गए। तो ये जो विषय है, उनको कैसे ये वो लोग जो बचाएंगे, ये वोट बैंक इन्होंने मान लिया इन लोगों को। तो मेरा मानना है कि वो जो एक मॉब खड़ा हुआ था, शायद सरकार को लगा कि अब चूंकि अब दौर 2027 की तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो मूल निवास, भू कानून वाले लोग, बेरोजगार संघ वाले लोग, इस प्रदेश को चाहने वाले लोग, जो जिन लोगों ने उत्तराखंड के आंदोलन को देखा है, जिन्होंने गोलियां चलती हुई देखी हैं, उन लोगों की भावनाओं को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए मुझे लगता है कि ये सरकार ने पहल करी है। लेकिन ये इसका कंक्रीट बात तभी निकल कर आएगी जब ये कल टेबल हो जाएगा, मेरा ये मानना है। अब इस समय एक विषय पर ध्यान में आपको और आकृष्ट कर रहा हूं। एक तो डीएम की भूमिका को समाप्त करते हुए ऑनलाइन पोर्टलों में सब चीजें दर्ज होगी, वहां से मॉनिटरिंग होगी, ये कहा गया है। इस समय सदन में स्मार्ट मीटर पर सुबह से चर्चा की मांग हो रही थी और नियम 58 में संभवतः वो स्वीकृत हुई। नियम 310 में मांग की गई थी कि नियम 310 में चर्चा हो अडानी वाले स्मार्ट मीटर खासतौर पर, और नियम 58 में उस पर इस समय चर्चा हो रही है। अब अडानी वाले स्मार्ट मीटर पर जो चर्चा के दौरान जो अडानी समूह का आपको ध्यान होगा, जो उनका 2700 करोड़ या 3,000 करोड़ का उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट की बात थी, उसमें 800 करोड़ रुपए इन स्मार्ट मीटरों पे ये प्रोजेक्ट, और इसके अलावा 1000 माफ कीजिएगा कौन सा वो था, लेकिन 1000 के वर्ग फीट या 1000 हेक्टर पर एक सिटी, इको सिटी या इस तरह की सिटी बनाने का प्रोजेक्ट है। अब उधम सिंह नगर में वो संभावित चीजें हैं। तो क्या ये जो चीजें चर्चा इस समय चल रही सदन में स्मार्ट मीटर को लेकर कर दी गई है और ये 2 नगर एग्जेप्ट कर दिए गए हैं, तो एक तो क्या ये लूपहोल छोड़ दिया गया है उद्योगपतियों के लिए और बड़े साथियों के लिए, और दूसरा जो उत्तराखंड के शहरों के लिए एक बात लिखी गई है, नगर निकाय सीमा के भीतर तय भूपयोग। अब जो भू उपयोग तय है, तो जितने नगर निकाय हैं वहां भी लूपहोल छोड़ दिए गए हैं। तो क्या सख्त कहना इसे उचित होगा, या आपने एक बात जरूर कही कि कुछ राहत मिलेगी, तो कुछ राहत तो मिलती हुई दिखती है, लेकिन ये दरअसल प्रूफ है। दरअसल क्या है कि इस प्रदेश में ये भू कानून वाली जो व्यवस्था है, ये तिवारी सरकार के दौरान स्टार्ट हुआ था ये सब, और उस समय ही कहा गया था कि भाई हमारे पास चूंकि राजस्व के स्रोत नहीं है, तो उसी दौरान तय किया गया था ये इंडस्ट्रियल लैंड होगी, ये जो है कृषि की लैंड है, ये जो भी चीजें डिफाइन की गई थी। उसके बाद जब खंडूड़ी सरकार आई, उस खंडूड़ी सरकार के दौरान आपने पहली बार तब परिवर्तन देखा होगा जब इन्होंने एक लाइन खींची कि भाई 250 मीटर से ऊपर कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन अभी यही सरकार, इस सरकार के जो मैं भी डिस्कस में बात उड़ गई हो कि जिस दिन देहरादून में जो बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद जो है आपके हल्द्वानी में हुआ, श्रीनगर में हुआ, ऋषिकेश में हुआ, उस बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया। उसको कोई कैबिनेट की बैठक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, वो एक प्रेस में करने आया और उन्होंने कहा कि आज तक 2007 से लेकर अब तक जिन लोगों ने भी 250 वर्ग मीटर से अधिक जमीन यहाँ खरीदी है इस स्टेट में, नियम कायदे कानून के विपरीत जो दूसरे राज्य से हैं, वो सारी जमीनें जो है सरकार में नीत की जाएंगी। आज इस बात पर को जरूर पूछा जाना चाहिए सरकार से कि पिछले 4-6 महीने में जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी, उस दिन जो आपने कहा था कि हम उस सारी जमीन को जो है सरकार में नीत कर रहे हैं, तो जो उस राजा भैया का प्रकरण आया था कि भाई नैनीताल में कोई उनकी जमीन है उसको सरकार नीत कर रही है, तो इस प्रकार के जो तमाम मीडिया चैनलों ने जो जमीनें ले रखी थी, क्या उनकी जमीनें नीत कर दी गई हैं या उनको भी कहीं जो है उनके लिए कोई रास्ता छोड़ दिया गया? ऐसे तमाम वो सफेद पोश लोग जो ये हमारे प्रदेश में जो नौकरशाह हैं, इनके रिश्तेदारों की जमीन क्या वो नीत की गई है? ऐसे बहुत सारे आईएएस बताए जा रहे हैं कि ये जो हमारा पशुधन वाला जो बेल्ट है, यहाँ पर इन्होंने बड़ी संख्या में 20-20, 25-25, 50-50 बीघा जमीनें खरीदी हुई है। तो क्योंकि उन लोगों ने वो जमीन 250 मीटर से ज्यादा खरीदी है, तो इस सरकार को ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस सरकार ने कितने आईएएस, कितने आईपीएस और बड़े जो अधिकारी, और जो वहां पे आपने नैनीताल वाला विषय भी देखा था कि एक आईएएस के घर में बहुत सारे रुपए पकड़े जाने की बात आई थी, उन तमाम लोगों की कौन कौन सी जमीन, कितनी जमीन कहां पर नीत की गई है,
और अगर नहीं की गई है, पकड़े जाने या चोरी होने, जो भी है वो तो उनका तो चोरी का प्रकरण ही बताया जा रहा था कि उनके से पैसा चोरी हो गया। हाँ, तो मेरा मानना है कि इस सख्त भू कानून की जिसकी ये बात कर रहे हैं उसमें इनको ये भी बताना पड़ेगा। मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस के लोग थोड़ा संवेदनशील होंगे या वो इस धंधे में कहीं संलिप्त नहीं होंगे, जिसकी मुझे सबसे बड़ी आशंका है, वो लोग इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि जितनी बार भ्रष्टाचार कोई चीज मामले उड़ रहा हो तो वो कुछ दिन बाद जाके उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। जैसा आपने वो स्मार्ट मीटर वाली बात करी है, तो कोई भी मतलब स्मार्ट मीटर व्यवस्था मैं नहीं मानता खराब होगी। वो भैया आप प्रीपेडली उसको जो है अपना पैसा वो करेंगे, जितना पैसा आपका जो है जितना बिजली फूकेंगे उतना वो आएगा। ये जरूर है कि वो जो मीटर उसमें तर्क किया है ना कि 800 करोड़ रुपए फ्री में तो बांटेंगे नहीं अडानी जी। अब वो पैसा उनको जो मीटर का पैसा है वो तो उन्हें वसूलना है। वो जब ऑलरेडी मीटर रन कर रहे हैं और आप किसी को ला रहे हैं, दूसरा उसमें जो अनुभव आए हैं खासतौर पर यूपी में उसका इतना विरोध है, लोग इतना परेशान है। और उसके बाद क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर हमारी इकोनॉमी आज भी ऐसी है जो नेट बैंकिंग नहीं करती है, खासतौर पर ग्रामीण लोग, खासतौर पर बुजुर्ग लोग जिनके बच्चे वहां नहीं है। अब उनका पैसा यदि खत्म हो गया, जो जो वो रखा है, रात को खत्म हो गई बिजली, उन्हें पता ही नहीं है, बिजली बंद, जब तक वो रिचार्ज नहीं करेंगे उनकी बिजली नहीं आएगी। तो किसी की आकस्मिक अवस्था में भी ये अभी प्रैक्टिस में नहीं आया है कि हर बुजुर्ग जानता हो। इवन बहुत सारे मीडियोकर 40-50 साल के लोग भी यूज नहीं करते, उनके बच्चे यूज करते हैं रिचार्जिंग। तो रिचार्जिंग सिस्टम नहीं आया यूपी में। अखिलेश यादव ने, इनका ऐलान है, इनका चुनावी ऐलान है, हम आएंगे इसको समाप्त कर देंगे। बिहार में इसका ऑलरेडी ऐलान है, उस पर काम चल रहा है। बिहार में खुला ऐलान है लालू यादव जी के बेटे का, चुनाव होते ही पहले कैबिनेट की बैठक में ये योजना रद्द। अब किसी प्राइवेट प्लेयर को, और पंजाब आदि में जहां जहां ये स्मार्ट मीटर्स हैं अडानी या अन्य ग्रुपों के, करीबन 70% जगह देश में इनके मीटर्स लग गए हैं और बाद में इन्हीं की बिलिंग हो रही है। वहां सारी जगह पब्लिक का रिस्पॉन्स नेगेटिव है। ऐसे में 800 करोड़ रुपए का बोझ उत्तराखंड पर डालना और अल्टीमेटली पब्लिक पर पड़ना है, हर महीने उनसे वो किराया वसूला जाना है। और राजीव भाई मेरा मानना है कि जो समय बदल रहा है, तो एक टाइम तक कोई जब मतलब आप जब शुरुआत के दौर में पत्रकारिता हम लोग जब समझते थे तो हमारा मानना था जो अखबार आ रहा है भाई घर में, अमर उजाला, दैनिक जागरण जो आते थे, यही सब कुछ मीडिया है। फिर धीरे धीरे दूरदर्शन देखना लोगों ने शुरू करा। उसके बाद ऐसा दौर आया कि आज की तारीख में सैकड़ों जो है टीवी चैनल आ गए। अब लोगों ने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया, अब लोग जो है डिजिटल में आ गए। आज की तारीख में अखबार बंद हो गए, अखबारों की जो छपाई थी वो बहुत ना के बराबर आ गई है। हर अखबार ने अपना जो डिजिटल बना दिया है, मतलब जो अमर उजाला आप सुबह पढ़ रहे हैं उससे एक दिन पहले सारी खबरें उसमें आ रही हैं। तो समय बदल रहा है, इस बात को आज नहीं तो कल हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और ये जो जो मीटर आए हैं, ये मीटर आज नहीं तो कल लगेंगे। मैं अभी जहां पर बैठा हूं, मैंने 1 साल से मतलब पिछले साल अप्रैल से कभी गैस सिलेंडर नहीं भरवाया, क्योंकि यहाँ पर जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर बड़े बड़े सिलेंडर आते हैं, सबके घरों में मीटर लगे हुए हैं और निश्चित रूप से जितना हमारा बिल आता है हम उसको पे कर देते हैं। तो ये तो बहुत छोटा उदाहरण है। आने वाले मतलब जिस तेजी से बातें चल रही कि भाई देहरादून में एक टाइम पे जो है 100 ट्रक उसके आ रहे थे सिलेंडरों के, अब वो गेल की पाइपलाइन बिछ रही है, तो निश्चित रूप से उसमें बदलाव आना है। आज की तारीख में आप देखिए कि आज से 10 साल पहले कितने एटीएम थे शहरों में, वो एटीएम की संख्या सिर्फ 5 या 10% बच गई है, वो सारा क्लोज हो गया है। सारा आदमी उस फोन पर आ गया है, मतलब वो पैसे जमा करने जा रहा नहीं जा रहा, वो सब्जी वाला भी जो डिजिटली आपको जो है वहीं पर 10-20 रुपए की सब्जी ले रहा तो उससे भी वो हो जा रहा है। तमाम तरह की चीज हो रही है, बदलाव आ रहा है। ये मीटर का विरोध आज भले हो रहा हो, इसमें अडानी एक फैक्टर हो सकता है कि अडानी या अंबानी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा पहुंचाने जा रहा, और निश्चित रूप से अडानी अंबानी इस देश में जो है घंटी बजाने के लिए नहीं आ रखे। अगर कोई आदमी 1000 करोड़ रुपए अपना लगाएगा तो निश्चित रूप से उसे पैसा कमाना है। वो यहाँ इसलिए थोड़ी लगा रहा कि भाई उसने कहा यहाँ पे मंदिर बना दिया, आप यहाँ पे घंटा बजाइए यार, सुबह शाम भंडारा का खाना मिलेगा। वो एक उद्योगपति लोग हैं, इंडस्ट्री से ये देश चल रहा है। निश्चित रूप से आज भले कितना विरोध होगा, अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अकाउंट हैक हो जा रहे हैं। मेरे जो बहुत परिचित लोग हैं, 4-5 ऐसे लोग हैं जिनके खाते से 1 लाख निकल गया, 2 लाख निकल गए ऑनलाइन बैंकिंग के चक्कर में, या जो ऑनलाइन ये सब हो रहा है वो हो रहा है। अभी बता रहे हैं कि उत्तराखंड में ही 1 साल में करीबन 210 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। किसी खाते से कितने निकले, किसी को कुछ निकले, ये सब हुआ है। लेकिन फाइनली जो गवर्नमेंट है, जो बदलता हुआ समय है, वो भी इस बात को जो है तस्दीक करता है कि आने वाला दौर उस स्मार्ट मीटर का होगा। ये तय, जैसा भी आपने बताया ना
कि घर घर के बड़े बुजुर्ग को नहीं पता कि उसको जो है वो रिचार्ज करना है, लेकिन वो बच्चा भी जानता है कि घर में जो है पिताजी का मीटर है, उनका रिचार्ज मोबाइल का खत्म होने वाला है, तो इतनी तारीख को मैसेज आ जाएगा, मैसेज बच्चा पढ़ रहा हो तो होगा। आज भारत भले ही भारत ये विरोध कर देंगे, पढ़ने लेकिन लिखने वाले देर बच्चे सवेर घर इसमें में कम होना रहे, है। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घर में रहे या नाती पोती घर में रहे, अब वो दौर भी चला गया है। अब तो माता पिता अकेले रहते हैं, तो कहीं जो प्री मेच्योर तैयारी तो नहीं है ये, जैसे नोटबंदी के दौरान कितने हादसे हुए, बगैर नोट आपके पास उपलब्ध हुए, चुनाव नजदीक था, आपने लागू कर दिया, बगैर नोट पहुंचे हुए, कुछ समय बगैर तैयारी के। तो प्री मेच्योर जो तैयारी है उससे बहुत बड़े जो समस्याएं हैं, जब तक उनको क्लियर नहीं किया गया, आप इसको असेंशियल करने के बजाय धीरे धीरे से पायलट प्रोजेक्ट लगाते हैं कि शहर में किया, शहर में 10 मीटर पहले लोग जो आए वॉलंटरीली, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में जब चीज आती है तो वो हो जाती है। लेकिन जब आपको सीधे 800 करोड़ का आपने एक तरफा प्रोजेक्ट दे दिया, अब कहने को आसान है लेकिन वो होनी उसकी वसूली है। एक और विषय पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जो आज आपने सदन में देखा होगा, आज बड़ा सदन में रहा कि सबसे अधिकांश प्रश्नकाल के दौरान जो है वो रेखा आर्य पर हुए, उनसे संबंधित विभागों पर हुए, और खासतौर पर यह हुआ कि उस मामले में कई मामलों पर वरिष्ठ विधायक बीजेपी वाले जो थे, मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, प्रीतम पंवार, इनको नजीरें भी देनी पड़ी। कुछ मामलों में इनको आगे क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड करने पड़े, और बीजेपी के विधायकों ने भी अपनी सरकार पर और खासतौर पर उन पर बहुत सवाल लाए गए। और उनमें से एक सवाल बहुत सुर्खियों में आया जिसे सुमित हृदय ने उठाया, जब वो खेल में उत्तराखंड को जो पदक मिले उस पर बधाई दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि जो इन्विटेशन कार्ड आया, उस इन्विटेशन कार्ड में जो वेन्यू था, उस वेन्यू में राजीव गांधी स्टेडियम देहरादून का नाम नहीं था, उसमें इंदिरा गांधी स्टेडियम हल्द्वानी का नाम नहीं था। स्टेडियम वही है, लेकिन उनका नाम को हटा के जब उन्होंने ये दावा किया कि 108 दिन में या 100 से कुछ दिनों में हमने इतने ही दिन में हमने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके ये स्पोर्ट्स करा दिए। राजीव भाई, इस चर्चा पर आने से पहले इस बात को भी आज इस प्रदेश के लोगों के सामने आ जाना चाहिए कि सरकार ने जब हाउस कॉल किया तो इन्होंने बहुत बड़ा दावा किया, और इन्होंने कहा कि हम गैरसैंण में इसलिए विधानसभा सत्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां डिजिटलाइजेशन का काम पूरा नहीं हुआ है। और इस सरकार ने और इन विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देहरादून में इस बार जो बजट सत्र है पेपरलेस होगा, वहां कोई पेपर का काम नहीं होगा, और उनके सबके सामने एक जो है लैपटॉप लगा दिया गया और वो उस पर जो है काम कर रहे हैं। ये तो कहा क्या? लोगों ने कहा भाई गैरसैंण जाने के बहाने बना रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का नहीं हम कोई बहाना नहीं बना, देहरादून में हो गया। आज मैं देख रहा था कि सामान्य चर्चा तो बहुत दूर की बात, मनमोहन सिंह जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, उनके और चंद्रशेखर भट्टेवाला के निधन पर जो शोक व्यक्त किया जा रहा था, मुख्यमंत्री कागज पढ़ रहे हैं, उनके सारे मंत्री कागज पढ़ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष के सामने कागजों का बंडल रखा हुआ है, यशपाल आर्य कागज पढ़ रहे हैं, जितने नेता। तो सबसे पहले तो इनका यह दावा जो है पूरी तरह गलत साबित हुआ कि ये पेपरलेस इसको करने जा रहे थे। मुझे लगता है कि ये जो गैरसैंण की जो अनदेखी की जा रही है, ये बेहद घातक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने सवाल किया कि भाई आज इस तमाम विषयों पर ये चर्चा हो रही थी, सुमित हृदय ये सब मसला उठा रहे थे, तो आपने ये देखा होगा कि इस सदन के भीतर भी अभी भी जो कांग्रेस के लोग हैं, जो तमाम तरह की बातें हैं, उनको वहां पर बहुत मुंह का जो जवाब मिला वहां पर। जब सुमित हृदय ये कह रहे थे कि उसमें इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिखा गया था, वो शॉर्ट में लिखा गया था, SGSPS के को नाम बता रहे थे, तो इंदिरा वो वहां पे रेखा आर्य ने बहुत काउंटरली उनको जवाब दिया कि ये ऐसे विधायक हैं जो खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। बोला पूरा नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। भैया वो तो सत्ताधारी दल है, वो तो जैसे अपने उनके पास तो प्रचंड बहुमत है, वो तो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने उनको सुमित हृदय को बुला भी दिया। नहीं भी बुलाते तो क्या कर लेते इनका? जिस अंदाज में सरकार चल रही है, जिस अंदाज में कांग्रेस के लोग शाम होने पर जो है मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं अपने अपने कामों के चक्कर में और पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं, तो उसमें मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ। और जो आपने कहा कि मुन्ना सिंह चौहान और तमाम लोगों ने सवाल उठाए, ये सब चीजें करी, ये उन्होंने एहसान नहीं किया। इसी चीज के लिए मुन्ना सिंह को जो है विकासनगर के लोगों ने वोट दिया, धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली को जो है इसीलिए तो वोट दिया गया कि भाई आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, जिस अंत्योदय कार्ड की आप बात कर रहे हैं, जो लोगों की समस्या है, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनका समाधान होना चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। और निश्चित रूप से जो मिनिस्टर्स हैं उनको घेरा जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछे जाना चाहिए। और ये सब जो जितने विधायक हैं, चाहे वो मुन्ना सिंह हो, चमोली हो, XYZ, जितने भी वहां 69 हैं,
इनमें से आप इनमें से जरा ये तो पूछिए कि जो करीबन 3 दर्जन से ज्यादा विभाग, 40 प्लस विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं, मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित किस विधायक ने सवाल पूछा? कौन विधायक है वहां? न वो सत्ताधारी दल का है ना विपक्ष का है। और वहां जो सोमवार को हाउस कॉल नहीं किया जाता, आप देखिए कितनी बड़ी परंपरा इस प्रदेश में बन गई है कि चूंकि अगर सोमवार को लगाएंगे तो सोमवार का दिन मुख्यमंत्री का दिन होता है, आप उनसे अगर सवाल पूछेंगे तो घेराबंदी हो जाएगी, तो बड़ी समस्या आ जाएगी। कौन पूछ रहा हुआ? क्या वो पूछ रहे हैं जो लीडर अपोजिशन बने हुए हैं? वो जो दूसरे तीसरे जो कह रहे हैं हम 6 बार के विधायक हैं, कोई कह रहे हैं 4-5 बार के हैं। या खुद मुख्यमंत्री को इस बात को एश्योर करना चाहिए कि जब आप इतने बड़े मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री हैं, कि पूरे देश में जब चुनाव हो रहे हैं तो आपको बाकायदा वहां भाषण देने के लिए बुलाया जा रहा है, आपकी नीतियों पर बोलने के लिए बुलाया जा रहा है, आपकी उपलब्धियों पर बोलने के लिए बुलाया जा रहा है, आप जो जो सब मतलब जो काम कर रहे हैं उनके लिए आप पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं, तो फिर हाउस से क्यों भाग रहे हैं? भाई उस हाउस से अगर आप भाग जाएंगे तो ये जो विधायक है, ये विधायक कोई किसी भी दल का हो सकता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र से वो चुनकर आ रहा है उस क्षेत्र की सड़क, बिजली, पानी, जो भी समस्या है, खनन के इतना बड़ा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, ऊर्जा वाला उनके पास है, उनको बताना चाहिए। यही जो विषय है जो लेकर आने की, ये प्रीपेड मीटर होगा तो ये होगा, स्मार्ट मीटर होगा तो ये सारी बातें तो वहीं वहीं पे तो संकलित होती है। और आप देख लीजिए, आप मुख्यमंत्री ने 1 साल पहले कहा था कि हम प्रत्येक विधायक को 10-10 योजनाएं लाने के लिए कहते हैं कि अपने क्षेत्र के 10 बड़े काम बताइए आप, वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन आज वो विधायक, बीजेपी के विधायक रो रहे हैं, कह रहा भाई साहब सवाल किससे पूछना, वहां तो सोमवार का दिन ही नहीं आ रहा। लेकिन अब वो क्या है कि हिम्मत इतनी नहीं कि प्रचंड बहुमत की सरकार है, मुंह पे ताले लगे हुए हैं, उनको भी डर है कि अगर ईडी वाला और इनकम टैक्स वाला जो है दूसरे विधायक के यहाँ जा सकता है तो कभी इसके यहाँ भी आ सकता है। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिसके कारण मुझे लग रहा है कि चीजें जो है कायदे से चल नहीं पा रही है। चलिए, आपसे अंतिम एक विषय इस पर आप टिप्पणी करना चाहें। जब आपने जिक्र किया कि भट्टेवाला जी और मनमोहन सिंह जी को आज मुख्यमंत्री जी ने बोला, उनको श्रद्धांजलि दी गई, सदन ने श्रद्धांजलि दी, तो एक तरह से ये लगा कि मुक्त कंठ से आज तारीफ हो रही है। चाहे सतपाल महाराज बोल रहे थे, चाहे मुख्यमंत्री ने बोला, मुख्यमंत्री ने तो उन्हें कहा राजनीति के अजात शत्रु, और उनके पूरे प्रोफाइल की तारीफ की, किस तरह से उन्होंने भारत को आगे बढ़ाया, बचाया। तो आज उत्तराखंड के सदन में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो बीजेपी के, कांग्रेस के लोगों ने तो बोलना ही था, लेकिन जितनी तारीफ मैंने आज सुनी, मुझे लगता है कि लीक से हटके तारीफ कर दी उन्होंने। जी जी, उन्होंने एक और बात कही, अगर आपने मुख्यमंत्री का भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा कि जो इंसान दुनिया से चले जाता है तो उसके काम याद किए जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उनको लगा होगा कि भाई 91 में जो है फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह का जो निर्णय था उससे इस देश में समृद्धि आई, लोगों ने पैसा जो है बैंक से निकाल कर जो है मार्केट में लगाना शुरू किया, लोग जो है वो जो उस दौरान आपकी जो है मारुति 800 गाड़ी आई थी उसको खरीदने गए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भाई आप जो है पैसा बैंक में रख के जो है अमीर नहीं हो सकते हैं। ये तो फार्मूला था मनमोहन सिंह का। उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्ट करना सीखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना सीखेंगे तो आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो आज अगर उनकी तारीफ हो रही है तो ये वही तो पार्टी है जो कहते हैं कि भाई मनमोहन सिंह जो है रेनकोट पहनकर नहाते थे। ये तो देश के प्रधानमंत्री का बयान है कि बाथरूम में जो है डॉक्टर साहब जो है रेनकोट पहनकर नहाते थे। ये है मेरा मानना है कि इन सब सवालों से इतर जो सवाल है कि भाई वो सदन की गरिमा होनी चाहिए। और जिस बात का आज बहुत शिद्दत से मैं महसूस करता हूं, मैंने इस सदन के भीतर लीडर अपोजिशन हुआ करते थे हरक सिंह रावत को नॉन स्टॉप 3.5 घंटे तक बोलते हुए सुना है। 3.5 घंटे तक हरक सिंह ने मतलब पानी पी पी कर उस सरकार के जो हाल कर देते थे वो अपने आप में सदन की कार्यवाही नहीं हो पाते। आज की तारीख में लीडर अपोजिशन कह रहे हैं मेरे को कोई सुन नहीं रहा है। अगर भाई आपको नहीं सुन रहा है तो आप कम से कम बोलिए तो सही कि मैं जो लीडर अपोजिशन हूं। लीडर अपोजिशन मीन शैडो सीएम, और शैडो सीएम के जो राइट्स हैं वो पूछने के लिए आपको कहीं नहीं जाना। आप तो खुद विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, मंत्री हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं, मतलब मुख्यमंत्री को छोड़ के तो सारे पदों पर हो गए। तो इसके बावजूद यशपाल आर्य जिनके ऊपर इस प्रदेश की जिम्मेदारी है, लीडर अपोजिशन का मतलब ये तो हो सकता है कि वो अपनी कांग्रेस पार्टी के लोगों को संरक्षण की बात करते हो, लेकिन लीडर अपोजिशन के ऊपर और बड़ी गंभीर जिम्मेदारी होती है कि इस प्रदेश के वो सवाल जिन सवालों से सरकार बचना चाहती है, जो सवाल पर सरकार की घेराबंदी हो सकती है, आप उन सवालों को लेकर ही नहीं आ रहे। और कितनी बड़ी बात है, 2.5 साल हो गया राजीव भाई,
उस दल बदल की फाइल पर बर्फ लगी हुई है। इतने डरे हुए लोग मैंने आज तक कभी नहीं देखे। मतलब आप देखिए, जिस व्यक्ति ने स्ट्रिंग कर करके इनकी सरकार गिरवा दी, इनको आज कहीं का नहीं छोड़ा, आज उसके बाद 2016 के बाद से उभर नहीं पाए हैं। जो प्रीतम सिंह, जो काजी निजामुद्दीन को हमने सदन में खड़ा होकर देखा था जब प्रेमचंद अग्रवाल यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष है, उन दोनों लोगों ने खड़ा होकर बताया कि भाई प्रीतम पंवार जो है निर्दलीय विधायक थे, राम सिंह खेड़ा निर्दलीय थे, उन दोनों ने जो है बीजेपी ज्वाइन कर इनको दल बदल से बाहर करो। उन्होंने चिट्ठी लिखी, प्रीतम सिंह लीडर पोजिशन हुआ करते थे, कि भाई ये पुरोला वाले जो विधायक राजकुमार थे, ये पहले कांग्रेस से चुनकर आए थे, इन्होंने दल बदल, इनकी सदस्यता खत्म कीजिए। उन तीनों पहाड़ के विधायकों की विधायकी चली गई उस दल बदल के ऊपर। लेकिन आज उमेश कुमार के लिए किसी के मुंह में सवाल नहीं निकल रहा है। बहुत गंभीर बात है राजीव भाई। आने वाले समय में मैं समझता हूं कि उत्तराखंड के ये जो लोग राजनीति को समझते हैं, वो भी इस बात को महसूस करेंगे कि जब पहाड़ को लेकर कोई बात आई तो पहाड़ के 3 विधायकों की विधायकी आपने खा दी। सदन में नियम, वो हरी किताब जो होती है नियम कायदे कानून वाली, काजी निजामुद्दीन उसको पढ़ रहे हैं, जो 4थी बार के विधायक है। जो 6 बार के विधायक आपके प्रीतम सिंह है चक्राता वाले, वो बता रहे हैं कि नहीं साहब दल बदल ये कहता है। तो अब आप बताइए कि क्या आप लोग भी किसी परेशानी में, आपको भी किसी स्टिंग का डर है, या इस प्रदेश में 2 प्रकार के नियम लेकर कांग्रेस पार्टी चल रही है। अगर मुख्य विपक्षी दल आप हैं, आज भी आपके जो है 20 विधायक वहां हैं, और आप अगर पिक एंड चूज के आधार पर इस प्रकार के खेल कर रहे हो, तो इस प्रदेश की जनता आपको देख रही है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव हो गए, कांग्रेस वाले 0 पर हैं। 2 विधानसभा चुनाव हो गए, सरकार नहीं आ रही है। एक बार 11 विधायक आएगा, अगली बार 19 विधायक आए। अब आप देखिएगा, जो सामान्य जनता है वो देख रही है कि विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है। इस मूल निवास, भू कानून से लेके भ्रष्टाचार की तमाम लड़ाइयां कौन लोग लड़ रहे हैं, वो कौन है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज ये जो पिक एंड चूज के आधार पर सरकार के साथ मित्र विपक्षी वाली जो भूमिका में कांग्रेस है, कांग्रेस अपना तो बुरा कर रहे हैं वो कांग्रेस के लोग, इससे ज्यादा वो जो है जनता के सामने अपना भरोसा खो रहे हैं। और यही एक अवसर बनेगा, मेरे को लगता है कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड का जनमानस है, जिसको लगेगा कि यार भाजपा को सरकार दी तो उसने ये किया, कांग्रेस वाले विपक्ष में के जो लोग थे उनके साथ जाकर मिल गए, यहीं से एक तीसरे विकल्प का रास्ता मैं खुलता हुआ देखता हूं। चलिए, आपने इस विषय को उठाया क्योंकि इस विषय के लिए और समय की जरूरत थी। मैं इस विषय पर आपसे अलग से समय चाहूंगा, ये बड़ा विषय है, क्योंकि दल बदल का जो विषय है, जिनका विषय आप कर रहे हैं, पुनः आपसे समय चाहूंगा और तीसरे विकल्प पर भी आपसे चर्चा करेंगे। आज आपने समय दिया गजेंद्र भाई, बहुत शुक्रिया। फिलहाल दीजिए इजाजत।